हेलो स्टूडेंट्स, जेपी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथ के सब्जेक्टिव का वन शॉट रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम से रिलेटेड है। तो आज का हमारा पहला सवाल है बाबू, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 135 और 225 का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है बाबू, इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि हमारे पास दो संख्या है बाबू। पहली संख्या 135 और दूसरी संख्या 200। ठीक है बाबू, इसमें जो संख्या बड़ा होगा उसको ए मानेंगे, तो ए का मान मिल जाएगा 225, और जो संख्या छोटा उसको बी मानेंगे, तो बी का मान क्या बन जाएगा बाबू 135। चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से ए बराबर होता है बी गुणे क्यू प्लस आर के। ठीक है बाबू, तो ए का मान हमारे पास है 225 और बी का मान हमारे पास कितना है बाबू 135। फिर हम करेंगे बाबू कि 225 में 135 से भाग करेंगे, कितना बार में कटेगा बाबू एक बार में, शेष कितना बच जाएगा, तो शेष बचेगा 9। लिखने का तरीका क्या होगा बाबू, तो लिखने का तरीका होगा 135 गुणे 1 प्लस में कितना बन जाएगा 90। 135 गुणे 1 प्लस में। ठीक है बाबू, अगले स्टेप में हमें क्या ध्यान देना है कि अगले स्टेप में बाबू जो भी b का मान हो वह a के जगह पे आ जाएगा, और जो r का मान होगा b के जगह पे आ जाएगा। तो b का मान हमारे पास 135 है, वह आ जाएगा a के जगह पे, b के जगह पे कौन आएगा, तो r आएगा। r का मान कितना है बाबू 90। फिर भाग की प्रक्रिया करेंगे, 90 से 135 में भाग करेंगे, 90 कम 90 हो जाएगा, माइनस करने के बाद कितना आएगा बाबू 45। फिर लिखने का तरीका क्या बनेगा, 90 गुणे 1 प्लस में 45। 90 गुणे 1 प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में होगा बाबू 45। ठीक है, फिर अगला स्टेप में हमें क्या ध्यान देना है कि जो भी b के जगह पे है यानी 90 है, आ जाएगा बराबर के पहले a के जगह पे, b के जगह पे कौन आएगा r का मान, तो r का मान यहाँ पे क्या है बाबू 45 है। फिर 45 से 90 में भाग करेंगे, कितनी बार में कटेगा बाबू, दो बार में, 45 दूना 90 पूरा पूरा कट जाएगा, शेष पर क्या मानेंगे हम लोग 0 मानेंगे। लिखने का तरीका क्या होगा बाबू, लिखने का तरीका होगा 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस में क्या होगा 0। भाग की प्रक्रिया हमें तब तक करना है बाबू जब तक कि r का मान क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। जब r का मान 0 आ जाएगा, उसी लाइन में जो भी b का मान होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो लास्ट वाले लाइन में यानी 0 लाइन में b का मान क्या है बाबू, तो b का मान है 45, अतः एलसीएम कितना हो जाएगा 45, और ये हम लोग का क्या बन जाएगा, समझ में आया बाबू। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। हमारे पास तीन पूर्णांक है, पहला पूर्णांक है बाबू 12, पहला पूर्णांक 12, दूसरा पूर्णांक 15 और तीसरा है बाबू 21। ठीक है, इसका भाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 12 का भाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 का भाज्य गुणनखंड 3 गुणे 5 और 21 का भाज्य गुणनखंड 3 गुणे क्या हो जाएगा बाबू 7 हो जाएगा। पहले तो हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ क्या होगा, तो तीनों संख्याओं में बाबू जो संख्या कॉमन मिलेगा, जो अंक कॉमन मिलेगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो तीनों संख्या में ध्यान से देखिए 3 कॉमन मिल रहा है, पहले लाइन में भी 3 है, दूसरे में भी 3 है और तीसरे में भी क्या है 3 है, अतः एचसीएफ हमारा क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। हमें एलसीएम बताना है बाबू, तो एलसीएम के लिए ध्यान देने वाली बात क्या होगी कि एलसीएम के लिए जो सभी संख्याओं में मिलेगा पहले तो उसको नोट करेंगे, सभी संख्याओं में 3 मिला तो 3 को लिखेंगे और देखेंगे पहले लाइन में क्या क्या छूट गया है। पहले लाइन में 2 छूटा, फिर ये 2 छूटा, इसको भी लिखेंगे। दूसरे लाइन में क्या छूटा है बाबू 5 छूटा है, और तीसरे लाइन में क्या छूटा है बाबू 7 छूट गया। सबका गुणनफल निकालिए, 3 में 2 से गुणा करेंगे 6, 6 में 2 से 12, 12 में 5 से 7 और 7 में 7 से गुणा करेंगे तो 420 हमारे क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा हूँ। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए,
चलिए देखिए अगला सवाल क्या है, 306 और 657 का एलसीएम यदि 9 हो तो 306 और 657 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। देखिए अब यहाँ पर पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या बी ये है बाबू 657, दोनों का एचसीएफ दे दिया है, हमें दोनों का एलसीएम ज्ञात करना है। चूंकि बाबू एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के। एचसीएफ हमारे पास है 9, एलसीएम हमें निकालना है, और पहली संख्या बाबू 306 और दूसरी संख्या है 657। ठीक है बाबू, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर 306 गुणे 657। यहाँ पे 9 गुणा में है तो बराबर किधर जाएंगे, तो ये भाग यानी बट्टा के नीचे हो जाएगा। 9 से काटेंगे 657 को, 3 कटेगा बाबू 73 बार में, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिला एलसीएम बराबर 306 गुणे 73, और इसका गुणनफल आएगा 22, 33, 8, इन सबके लिए क्या होगा। ठीक है बाबू, ठीक। अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल क्या हो कि सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें हम इसका अपोजिट मानेंगे बाबू, माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो P बटा Q के बराबर है, जहां P और Q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। ठीक है बाबू, यार ध्यान दीजिए बाबू, 6 प्लस रूट 2 किसके बराबर, P बटा Q के बराबर, तो 6 प्लस रूट 2 बराबर लिखेंगे P बटा। ठीक है, हमें ध्यान देने की बात यह है कि एक तरफ सभी रूट वाली संख्या रहेंगी और दूसरी तरफ बिना रूट वाली संख्या, तो यहाँ रूट 2 को हम लोग रहने देंगे और 6 को बराबर के दूसरे साइड में जाएंगे, तो 6 प्लस है तो इधर हो जाएगा बाबू माइनस, नीचे कुछ नहीं तो क्या है एक मान लेंगे। फिर इसका एलसीएम निकालेंगे तो Q एक का एलसीएम हो जाएगा Q से Q कट जाएगा, P हो जाएगा, और 1 से Q बार में कटेगा, 6 में गुणा करेगा तो 6 Q बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रूट 2। समीकरण नंबर क्या हो गया, ध्यान से देखिए बाबू, ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। पूर्णांक बट्टा पूर्णांक क्या होता है बाबू, परिमेय होता है। पूर्णांक बट्टा पूर्णांक क्या होता है, परिमेय होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि समीकरण 1 के अनुसार, समीकरण 1 के अनुसार रूट 2 एक परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या, क्योंकि ये रूट 2 बराबर है P माइनस 6Q बटा Q के, जो कि क्या है परिमेय संख्या है। तो उसी को हमने लिखा हो कि समीकरण 1 के अनुसार रूट 2 एक क्या है परिमेय संख्या है, लेकिन सभी रूट वाली संख्या जिसका जोड़ा न लगे वो क्या होता है बाबू, अपरिमेय होता है। लेकिन रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए हमारी मान्यता गलत थी, इसलिए हमारी मान्यता गलत थी। अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, और ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना। ठीक है, चलिए अच्छे से समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए बाबू,
फिर उसी टाइप के सवाल आया हम सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होता है। इसमें भी मानेंगे हम लोग, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो P/Q के बराबर है, जहाँ P और Q सह-आधार संख्या है, जहाँ P और Q सह-आधार संख्या है। ठीक है बाबू, तो यहाँ हमने देखा कि 3 + 2√5 बराबर है P/Q के, तो लिख सकते हैं 3 + 2√5 बराबर P/Q। ठीक है, रूट वाली संख्या को एक तरफ रखना है, तो यहाँ पर रखेंगे √5 और इसके साथ में चल रहा है 2, इसको रखेंगे बराबर में P/Q बनेगा। ये 3 प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस में 3, नीचे कुछ नहीं तो मान सकते हैं 1। फिर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो Q 1 का एलसीएम हो जाएगा Q से Q कटेगा P माइनस 1 से Q बार में कटेगा, 3 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 3Q, और यहाँ पे आ गया 2√5। 2 रूट से बाहर है, इसको भी दूसरे साइड ले जाएंगे तो √5 बराबर P माइनस 3Q/Q। 2 यहाँ पे गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, इसको मानेंगे समीकरण नंबर। चूंकि P और Q ये सभी पूर्णांक है, तो पूर्णांक बट्टा पूर्णांक क्या होते हैं बाबू? परिमेय होते हैं। पूर्णांक बट्टे पूर्णांक क्या होता है? परिमेय होता है। अगर समीकरण 1 के अनुसार देखें तो √5 एक क्या होगा? परिमेय संख्या में, क्योंकि ये P/Q के क्या है? बराबर है। इसी को हम लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे? चूंकि समीकरण 1 के अनुसार, समीकरण 1 के अनुसार √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि रूट वाली संख्या अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे हमें क्या करना था? समझ में आया? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है बाबू कि द्विघात बहुपद x² - 9 का क्या निकालना है? शून्य का निकालना है, शून्य ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद को लिखते हैं बाबू x² - 9। शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में शून्य मानते हैं, तो क्या बन जाएगा? x² - 9 बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x² बराबर -9, इधर आएगा तो +9। फिर x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे 9 रहेगा, स्क्वायर इधर आएगा तो संख्या किस में हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। फिर x का मान क्या बनेगा? 9 का रूट होगा प्लस माइनस के साथ 3। तो हमें शून्य लिखना है बाबू, तो लिख सकते हैं शून्य बराबर +3 और -3। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? समझ में आती बातें हो? ठीक है, अगला सवाल देख लिया जाए। अगला सवाल क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और क्या है बाबू? 2 है। ध्यान से देखिए बाबू, शून्यकों के योग को लिखा जाता है अल्फा प्लस बीटा से, और शून्यकों के गुणनफल को लिखा जाता है अल्फा इंटू बीटा से। तो शून्यकों का योग है -3, अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा -3, और गुणनफल को लिखा जाता है अल्फा इंटू बीटा से, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आएगा? 2 है। हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद।
द्विघात बहुपद जिसका सूत्र होता है बाबू x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा। ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर तो सेम रहेगा बाबू, ये माइनस सूत्र का हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास है माइनस में 3 और साथ में चल रहा है x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है बाबू 2 है। थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है बाबू, अगला सवाल देखिए 8 नंबर सवाल। अनुपातों a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि जो समीकरण दिया गया है वह समपाती है, समांतर है या प्रतिच्छेदी है। ध्यान से देखिए बाबू, अनुपात में अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2, ध्यान से देखिए अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के तो जो यहाँ पर हमारा रेखा होगा वो होगा वो प्रतिच्छेदी। ठीक है, अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर है और b1 बटा b2 c1 बटा c2 के बराबर नहीं है तो रेखा का नाम होगा बाबू समांतर, समांतर रेखा। और तीसरा क्या है बाबू कि यदि a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के बराबर हो c1 बटा c2 के तो रेखा का नाम क्या हो जाएगा समपाती हो जाएगा। समझ में आया बाबू, अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर ना हो तो रेखा का नाम प्रतिच्छेदी होगा। a1 बटा a2 b1 बटा b2 आपस में बराबर हो लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं हो तो रेखा का नाम समांतर होगा। यदि a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों के तीनों आपस में क्या आ जाए बराबर हो तो रेखा का नाम क्या हो जाएगा समपाती हो जाएगा। ठीक है, देखिए बाबू अगले सवाल किसमें क्या करता है। सवाल हमारा है, पहले तो इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास है बाबू 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर में 0। दूसरा इक्वेशन क्या है बाबू 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। x के गुणांकों को लिखते हैं। x का गुणांक है 5, नीचे वाले समीकरण में x का गुणांक है 7, y का गुणांक है बाबू माइनस 4, नीचे वाले समीकरण में y का गुणांक है 6 और अचर पद जो भी होते हैं c1 बाई c2 होते हैं। अचर पद समीकरण 1 में है बाबू 8 और नीचे वाले समीकरण 2 में अचर पद है माइनस 9। ये आपने देखा कि 5 बटा 7 माइनस 4 बटा 6 के बराबर नहीं है, इसका मतलब a1 बटा a2 बराबर नहीं आ रहा है b1 बटा b2 के, तो ऐसे इक्वेशन का आलेख क्या होगा बाबू प्रतिच्छेदी होगा। जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर ना है तो आलेख क्या होते हैं बाबू प्रतिच्छेदी होते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है बाबू 9 नंबर। दो संख्याओं का अंतर है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात करना है। इसमें दो संख्या बाबू हमने माना कि पहली संख्या x बराबर x और दूसरी संख्या बराबर ठीक है। प्रथम शब्द से देखते हो आप, प्रथम शब्द से क्या बोला जा रहा है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वह 26 है, यानी पहली संख्या x दूसरी संख्या y, इसका अंतर के लिए माइनस और किसके बराबर है 26 के बराबर है। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। ठीक है बाबू। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। द्वितीय शर्त से देखिए, द्वितीय शर्त से जो एक संख्या है पहली संख्या है वह दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो 3 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, इसको लिख लेंगे समीकरण नंबर। ठीक है बाबू। दोनों संख्याओं का अंतर था 26 तो x माइनस वाई बराबर बन गया
और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है तो x बराबर बन गया 3y। यहाँ पर ध्यान से देखिए बाबू, x का मान क्या है, x का मान है 3y, तो लिख लीजिएगा x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई बराबर 26, x के जगह पे 3y माइनस में y बराबर में 26, इसको माइनस करेंगे तो 2y बराबर बन जाएगा बाबू 26। फिर y का मान निकालेंगे तो y का मान हो जाएगा 26, ये 2 गुणा में y के साथ इधर आएगा तो भाग में काटेंगे तो y का मान क्या बन गया, 13 बन गया। अब y का मान 13 समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, तो y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारे पास है x बराबर 3y, x 3y का जगह पर 13 हो जाएगा, दोनों का गुणा करेंगे क्या बन जाएगा 39, x का मान हो जाएगा। लास्ट में हमें एक लाइन लिखना है बाबू, अतः पहली संख्या, अतः पहली संख्या हमने x को माना था, x का मान है 39, और दूसरी संख्या को हमने y माना था तो y का मान क्या हो जाएगा 13, ये हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। 10 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यकों को ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए बाबू, पहले तो बहुपद को लिखते हैं हम लोग 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, हम क्या करेंगे बाबू कि फर्स्ट वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म का गुणनफल निकालेंगे। तो फर्स्ट में है 3, लास्ट में क्या है वो 4, इसका गुणनफल क्या होगा 12 हो जाएगा। अब देखें कि 12 किसके किसके टेबल में आता है, तो 12 आता है बाबू 4 के टेबल में और 6 के टेबल में। तो हम देखते हैं कौन से फैक्टर जोड़ने के बाद यह मध्य पद आ जाता है। ध्यान से देखिए, पहले तो हम पहले वाले टर्म को लिखेंगे 3x² और लास्ट वाले को लिखेंगे, बीच वाले जो मध्य पद है इसको 2 टुकड़ों में बांटना है। ध्यान से देखिए, वो 6 और 2 को जोड़ने या घटाने पर 1 नहीं आएगा, तो ये वाला फैक्टर काम नहीं आएगा। इसको देखते हैं, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, नहीं चाहिए हमें। 4 और 3 को घटा देंगे तो 1 आएगा जो कि हमें चाहिए। तो हमारे में फैक्टर काम करेगा बाबू 4 और 3। ठीक है, x है तो दोनों में लिख लेंगे x। और ध्यान से देखिए बाबू, जब दो संख्याओं को जोड़कर लाएंगे तो जोड़ने के कंडीशन में दोनों में प्लस लिखेंगे या दोनों में क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे, डिपेंड करेगा कि सवाल किस में है। अगर मध्य पद माइनस में है तो दोनों में माइनस लिखेंगे, मध्य पद प्लस में है तो दोनों में क्या लिखेंगे प्लस। यानी जोड़ने के कंडीशन में दोनों संख्याओं में सेम चीज लिखेंगे, लेकिन घटाने की कंडीशन में एक संख्या में प्लस लिखेंगे तो दूसरी संख्या को किस में लिखेंगे माइनस में लिखेंगे। यहाँ 4 और 3 को घटाने के बाद 1 आया है तो दोनों में अलग अलग चिन्ह रहेगा। अब ये सवाल माइनस है तो बड़ी संख्या को माइनस में लिखेंगे और जो संख्या बच जाएगा उसको किस में लिखेंगे प्लस में लिख लेंगे। फिर इसके आगे क्या करेंगे बाबू, दोनों में से कॉमन करेंगे। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है हमें x मिल रहा है। यहाँ से अगर x को कॉमन करेंगे तो पहले में बच जाएगा 3 और 2 x में एक ही x कॉमन किया तो x बच गया। यहाँ से x को हमने कॉमन किया तो क्या बच गया बाबू माइनस में 4। फिर यहाँ कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिला तो इस कंडीशन में हम लोग क्या मानेंगे 1 मानेंगे कॉमन के रूप में। 1 निकल जाएगा तो 3x माइनस में क्या बन जाएगा 4। दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट के लिए एक ब्रैकेट में लिखेंगे 3x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में हम किसको लिखेंगे जिसको कॉमन किए हैं, कॉमन के रूप में क्या है x प्लस में। ठीक है, अभी इसका शून्य निकालना, शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू, पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे तो 3x माइनस 4 बराबर बन जाएगा 0। यहाँ से 3x का मान निकालेंगे तो माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4 और x का मान निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 4/3 बन जाएगा। ठीक, जब हम लोग आपको दूसरे ब्रैकेट यानी x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे
अगर यहाँ से हम x का मान निकालें तो x का मान प्लस इधर है तो माइनस में 1 बन जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा माइनस 1। हमें शून्य लिखना है बाबू, तो शून्य के लिए दोनों आंसर पास में लिख लेंगे। अतः शून्य बराबर 4/3 माइनस 1। अरे हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर बनेगा। ठीक है बाबू, चलिए देख लीजिए इसको एक बार और। 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 एक द्विघात बहुपद है। इसका हमने शून्य का निकालना, तो शून्य का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट वाले टर्म से गुणा करेंगे तो गुणनफल आ जाएगा 12। अब हमें क्या करना होता है 12 का फैक्टर और उसके टुकड़ों को लिखेंगे मध्य पद के बराबर। मध्य पद हमें 1 लाना था तो 12 का टुकड़े में आ जाएगा 4,3 हमने यहाँ पर रखा। फिर ध्यान से देखिए बाबू, जब दोनों संख्याओं को जोड़कर लाएंगे तो दोनों में एक ही जैसा चिन्ह लिखेंगे। अगर सवाल प्लस है तो दोनों में प्लस, सवाल माइनस है तो दोनों में क्या लिखेंगे माइनस। और घटाने के कंडीशन में दोनों अलग अलग चिन्ह रहेगा। अगर एक प्लस होगा तो दूसरी संख्या किस में होगा माइनस में होगा। 4 और 3 को घटाने के बाद 1 आया है, इसलिए दोनों में अलग अलग चिन्ह। अब देखिए सवाल किस में, सवाल माइनस है तो बड़ी संख्या माइनस में, छोटी संख्या किस में हो जाएगा प्लस में। फिर दोनों से हमने x को कॉमन किया तो मिल गया पहले ब्रैकेट में 3x माइनस 4। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखा तो उस कंडीशन में 1 मानना पड़ेगा। जैसे 1 कॉमन निकालेंगे तो संख्या जैसे वैसे आ जाएगा, सेम टू सेम। फिर दोनों ब्रैकेट के लिए एक ब्रैकेट रखेंगे और जिसको कॉमन किए उसको दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे। फिर पहले ब्रैकेट को अगर 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 4/3 और दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान आ जाएगा माइनस में। दोनों x के मान को एक पास लिखेंगे, अतः शून्य के बराबर 4/3 और माइनस 1 क्या हो जाएगा आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है, द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है बाबू, देखिए कैसे मूल्य ज्ञात करते हैं। द्विघात समीकरण को पहले लिखिए x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर में क्या हो जाएगा 0। ठीक है बाबू, इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 मानेंगे फर्स्ट वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म का गुणनफल निकालेंगे तो फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म का गुणनफल हो जाएगा 10। ठीक है, 10 का फैक्टर करेंगे। 10 किसके टेबल में आता है तो 5 और 2 के टेबल में आता है। ठीक है बाबू, और 10 के टेबल में आता है। तो हमें देखना है कि किसके योगफल और अंतर -3 के बराबर आ जा रहा है। तो हमने देखा कि 10 और 1 को जोड़ेंगे हम लोग तो आ जाएगा 11, हमें नहीं चाहिए। इन दोनों को घटाएंगे तो आएगा 9, ये भी नहीं चाहिए। अब इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं 5 और 7 का तो इसका योगफल आ रहा है 7, ये भी नहीं चाहिए। अगर इन दोनों को हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 3, जो कि हमें चाहिए। तो हम करेंगे, हम पहले वाले टर्म को सेम लिखेंगे x² और लास्ट वाले टर्म को सेम लिख लेते हैं। हमारा फैक्टर क्या है वो 3 के लिए 5 और 2 x है तो दोनों में क्या लिख लेंगे x। अब देखिए 3 कैसे है, 5 और 2 को घटाने पर घटाने की कंडीशन में अलग अलग चीज, एक संख्या माइनस में दूसरी संख्या किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। सवाल देखिए, सवाल माइनस है तो बड़ी संख्या माइनस में, छोटी संख्या किस में हो जाएगा प्लस में। फिर कॉमन करेंगे बाबू, इसमें से पहले 2 पदों में से x को कॉमन करेंगे तो x बच जाएगा। इसमें से x को कॉमन करेंगे तो 5 बचेगा। फिर यहाँ 2 कॉमन हो सकते हैं, 2 को कॉमन करेंगे तो x बनेगा। फिर माइनस 2 इसमें से कॉमन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 बराबर में 0। ठीक है बाबू, दोनों ब्रैकेट के लिए एक ब्रैकेट लिखेंगे x माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में उसको लिखेंगे जिसको हमने कॉमन किया है तो कॉमन के रूप में x प्लस में 2 बराबर में 0। मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करें बाबू, पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे। पहला ब्रैकेट है x माइनस 5 बराबर में 0 तो x का मान क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। जब हम लोग आओ दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे, दूसरा ब्रैकेट हमारा क्या है वो, दूसरा ब्रैकेट है x प्लस 2। इसको अगर हम लोग 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा -2। चूंकि हमसे मूल पूछा गया है अतः मूल बराबर लिखेंगे दोनों x के मान को एक पास, अतः मूल बराबर 5, -2 के लिए हो गया। समझ में आया बाबू।
चलो ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 12 क्या बोला है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले 3 अंकों वाली कुछ संख्या शुरुआत से लिखेंगे और कुछ संख्या अंत से लिखेंगे। 3 अंकों की सबसे पहली संख्या होगा 100, फिर 101, 102, 103, 104, 105 और कुछ संख्या अंत से लिखेंगे। 3 अंकों की सबसे अंतिम संख्या 900, 99, फिर 900, 98, फिर 900, 97, फिर 900, 96, फिर 900, 95 और फिर आ जाएगा बाबू 994। ठीक है, 3 अंकों की कुछ संख्या शुरुआत से लिखा बाबू, कुछ संख्या अंत से लिखा। अब इसमें देखना है कि 7 से कटने वाली सबसे पहली संख्या कौन है और 7 से कटने वाली सबसे अंतिम संख्या कौन है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 से 100 नहीं कटेगा, 101 भी नहीं कटेगा, 102 भी नहीं कटेगा, 103 भी नहीं कटेगा, 104 भी नहीं कटेगा, 105 कटेगा। यानी 7 से कटने वाली सबसे पहली संख्या हो गया 105 और सबसे पहली संख्या को हम लिखते हैं ए से, तो ए का मान बन जाएगा 105। ठीक है, अब देखते हैं अंत से। अंत से हमने देखा कि 999 7 से नहीं कटेगा, 98 भी नहीं कटेगा, 97 भी नहीं कटेगा, 96 भी नहीं कटेगा, 95 भी नहीं कटेगा, 994 कटेगा। किससे कटेगा वो? 7 से। तो 7 से कटने वाली सबसे अंतिम संख्या 994, जो कि किसका मान होगा? an का मान होगा। अंतिम संख्या को an से लिखा जाएगा 994। समझ में आ गया बाबू? अब देखिए, जिससे विभाज्य है या जिसका गुणज है वही d का मान होता है। तो d का मान हमारे पास कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 से विभाज्य कहा गया है। हमें निकालना क्या है कि 7 से कटने वाली कितनी संख्या है उनको निकालना है। तो संख्याओं को हम लिखते हैं n से n का मान निकालना। 3 अंक वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है? देखिए बाबू, a का मान हमारे पास 105, an का मान 994, d का मान 7, n का मान निकालना है। हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे an का मान है हमारे पास बाबू 994। an का सूत्र क्या होता है? an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। ठीक है, a का मान हमारे पास है 105, n का मान निकालना है, d का मान हमारे पास है 7 बराबर 994। ठीक है, 994 सेम रहेगा। जो भी संख्या यहाँ प्लस रहेगा सबसे पहले इसको करेंगे माइनस, और जो गुणा रहेगा उसको लाएंगे भाग में, तो यहाँ बन जाएगा n माइनस। ठीक है, 994 में से 105 को माइनस से 5 माइनस करेंगे 9, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 0 को माइनस करेंगे तो 8 होगा, 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, बट्टा में कितना हो गया 7, और यहाँ बन जाएगा बाबू n माइनस 1। ठीक है, देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग काटते हैं बाबू। 7 एकम 7 होगा, यहाँ जाएगा 1 18 हो जाएगा, 7 गुना 14 बच गया 4, यहाँ पर जाएगा 49, 7 7 क्या हो जाएगा 49। तो n माइनस 1 क्या मिल गया? n माइनस 1 बराबर आ गया 127। चूंकि हमें n का मान चाहिए तो n बराबर 127, एक इधर माइनस में इधर ऐड कर रहे बाबू प्लस में, यानी n का मान क्या हो जाएगा 128। अतः 3 अंकों की 128 संख्या है जो 7 से क्या है बाबू विभाज्य है। तो आपको लिख लेना है बाबू 3 अंकों वाली 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। समझ में आया बाबू? ये हमारा आंसर होगा। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल क्या है बाबू कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 पूर्णांकों का योगफल निकालना है। 6 से विभाज्य, तो 6 से विभाज्य होने वाली सबसे पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 12 और अंतिम संख्या निकालना है। अंतिम संख्या निकालने के लिए जितने पूर्णांकों का योगफल निकालना है और जिससे विभाज्य कहा रहा है वो दोनों का गुणनफल निकालेंगे, आ जाएगा 240। ठीक है बाबू, अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे a का मान, d का मान,
एन का मान और ए एन का मान और एस एन हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है बाबू, तो 6 से कटने वाली सबसे पहली संख्या है 6, तो ए का मान हो जाएगा 6। डी के हम क्या करें, दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे तो मिल जाएगा 6। ठीक है, एन कितने पूर्णांक होगा ये निकालना है, 40 पूर्णांक होगा, तो एन का मान क्या होगा 40, और 6 से कटने वाला सबसे अंतिम पूर्णांक है बाबू 240, तो एन का मान हो जाएगा 240। हमें क्या निकालना है बाबू, एसएन निकालना है, और एसएन का सूत्र होता है n/2 इंटू ए प्लस में एन। ठीक है बाबू, एन के जगह पे हो जाएगा 40 बट्टा में 2, ए के जगह पे 6 प्लस एन के जगह पे 240। ठीक है, 40 कटेगा 2 से 20 बार में, और इसका योगफल कितना है बाबू 246। इसका गुणनफल देखिए कितना बन जाएगा, 2 से 6 में गुणा करेंगे तो 12 हासिल 1 हो जाएगा, 2 से 4 में गुणा करेंगे 8, एक हासिल कितना होगा 9, और 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, यानी क्या आ जाएगा 49 20। हम सबके लिए क्या बन गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है बाबू कि एक एपी है 3 8 13 18 और बताना है कि इसका कौन सा पद 78 है। चलिए लिखते हैं बाबू, एपी का जो सबसे पहला पद होगा ए का मान 3 हो जाएगा। डी के लिए हम क्या करते हैं, T2 में से T1 को माइनस करते हैं, यानी 8 में से 3 को माइनस करेंगे 5, डी का मान हो गया। ठीक है बाबू, कौन सा पद है, इसका मतलब n का मान निकालना है, और nवा पद हमारे पास कितना दिया गया है 78, nवा पद को लिखा जाता है n से। ठीक है, nवा पद यानी n का सूत्र होगा बाबू a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 78 हो गया। a का मान हमारे पास है 3, n का मान निकालना है, माइनस में 1 चलेगा साथ में, और d का मान है 5 बराबर में क्या बन गया हो 78। ठीक है, 78 तो सेम लिखेंगे, जो भी यहाँ प्लस होगा इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और जो भी संख्या गुणा में होगा बराबर के दूसरे साइड लाएंगे तो भागी हो जाएगा। यहाँ बच गया बाबू n-1। ठीक है, अब 78 में से 3 को माइनस करेंगे तो बन जाएगा 75 बट्टा में 5, और यहाँ पर मिल जाएगा n-1। 5 से 75 को काटेंगे तो कट जाएगा 15 बार में, यानी n-1 बराबर आ गया 15। n का मान निकालेंगे तो 15 होगा, माइनस 1 इधर आ गया तो प्लस 1, यानी n का मान क्या हो जाएगा 16। अतः एपी का 16वां पद 78 है। ये हम सब के लिए क्या बन गया, समझ में आया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका 7 अंतर ज्ञात करना है। एपी का 17वां पद, 17वें पद को लिखेंगे ए 17 से। ठीक है बाबू, 10वें पद को लिखेंगे ए 10 से, और ये 17वां जो पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, अधिक के लिए प्लस में 7। समझ में आया बाबू। अब 17वां पद का क्या सूत्र बनेगा, 17वां पद का सूत्र बनेगा a प्लस 16d। 10वें पद का सूत्र बनेगा a प्लस 9d, अब प्लस में चल रहा है 7, a से a कट गया, 16d, d को d वाले के पास लाएंगे तो माइनस में 9d बराबर में हो जाएगा 7। 16d में से 9d को माइनस करेंगे 7d बराबर हो जाएगा 7। d का मान निकालेंगे 7 बट्टा 7, यानी d बराबर क्या आ गया बाबू 1। हमें सार्वंतर बताना था तो लास्ट में लिखेंगे बाबू, लास्ट लाइन में लिखेंगे अतः सार्व अंतर d बराबर 1 हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है बाबू, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल क्या होगा, 3 15 27 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। पहले तो एपी से जो मिल रहा है उसको लिखते हैं। एपी का सबसे पहला पद है 3, इसलिए ए का मान हो गया 3। सार्वंतर ज्ञात करेंगे, सार्वंतर को लिखा है डी से, डी के लिए T2 में से T1 को माइनस करते हैं, यानी 15 में से 3 को माइनस करें क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा। ठीक है बाबू, और ध्यान से देखिए डी का मान मिल गया, कौन सा पद यानी n का मान निकालना है।
और मान लेते हैं कि जो nवां पद इस AP का है वो 94 पद से 132 का है अधिक है। हमने क्या माना कि जो nवां पद AN है बाबू वह 94 पद से 94 पद पर लिखेंगे A54 से कितना अधिक है 132 अधिक है तो प्लस में 132। हमने माना कि nवां जो पद है बाबू वह 94 पद से 132 अधिक है। nवां पद का सूत्र होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 94 पद का सूत्र बनेगा A प्लस में 53D अब प्लस में 132। A से A कट गया, n का मान निकालना तो n माइनस 1 सेम लिखेंगे बाबू। D का मान हमारे पास है 12 बराबर 53 गुणे D के जगह पे 12 प्लस में 132। इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। 12 में 3 से गुणा करेंगे 36 हासिल 3, 12 में 5 से गुणा करेंगे 30 और 3 क्या हो जाएगा बाबू नहीं 12 5 60 और 3 63 है 636। अब प्लस में हो जाएगा बाबू 132। इधर चल रहा है n माइनस 1 इंटू में 12। ठीक है बाबू आगे देखिए इसको आगे क्या मिलेगा। चलो आगे देखते हैं n माइनस 1 इंटू में 12 बराबर इसका योगफल देखिए 2 6 8 3 3 6 और 6 ये कितना हो गया 7। n माइनस 1 बराबर 768। ये 12 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इसको काटते हैं बाबू 12 छके 72 कितना बच गया 4 4 इधर आया तो 48 12 चौके कितना हो गया 48। यहाँ हमारे साथ में चल रहा है n माइनस 1। n का मान निकाल तो n बराबर 64 माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 यानी n बराबर क्या हो जाएगा 65। लास्ट स्टेप में क्या लिखना है लास्ट लाइन में क्या लिखना है बाबू कि अतः AP का 65वां पद AP का 65वां पद 94 पद से 132 अधिक 132 अधिक होगा और ये हम लोग का क्या बन जाएगा समझ में आ गया बाबू। ठीक है चलो अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है 17 नंबर द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। मूलों का प्रकृति मतलब विवेचक ज्ञात करना। हम जब भी सवाल में मूलों का प्रकृति का है विवेचक का या विविक्तर का है सबके लिए विवेचक ही ज्ञात करेंगे। और विवेचक का सूत्र क्या होता है बाबू b² विवेचक जिसको मिलते हैं कैपिटल B से और ये होता है b² माइनस 4ac। हमें क्या ज्ञात करना है मूलों का प्रकृति। ध्यान से देखिए बाबू मूलों का प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें a चाहिए b चाहिए और c चाहिए। a b c क्या होगा तो स्क्वायर वाले टर्म का जो भी गुणांक होगा a का मान x का जो भी गुणांक होगा b का मान और जो भी अचर पद होगा c का मान हो जाएगा। तो a का मान क्या मिला है इससे समीकरण से a का मान 2 b का मान -3 और c का मान 5। हमें विवेचक ज्ञात करना है। विवेचक बराबर सूत्र होता है b² माइनस में 4ac। b के जगह पर -3 इसका स्क्वायर फिर -4 गुणे a के जगह पे 2 c के जगह पे 5 माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया बाबू। 4 2 5 में गुणा करेंगे तो मिल जाएगा कितना 40। ठीक है 9 में से 40 को माइनस करेंगे तो माइनस में क्या हो गया 31। अब ध्यान से देखिए अगर b² माइनस 4ac का मान 0 आएगा तो जो मूलों का प्रकृति होगा वास्तविक के साथ क्या होगा समान होगा। यदि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तो उस कंडीशन में मूलों का जो प्रकृति होगा वह वास्तविक के साथ असमान होगा।
यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो यानी माइनस में हो तो उस कंडीशन में मूलों का जो प्रकृति होगा अवास्तविक होगा, जिसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक। अवास्तविक होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, काल्पनिक कहते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने निकाला तो माइनस में 31 है। सभी माइनस वाली संख्या 0 से क्या होती है, छोटा होता है। और छोटा के कंडीशन में जो मूलों का प्रकृति होता है, मूलों का जो प्रकृति होता है छोटा के कंडीशन में वह क्या होता है बाबू, अवास्तविक होता है। अतः मूलों का प्रकृति अवास्तविक है, अवास्तविक है। ये हमारा क्या होगा, समझ में आ रहा हो, ठीक है।